एपी और एमपी के बीच का। ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला। जो भी नेगेटिव जाता है वो एमपी है, ठीक है। एपी का ग्राफ एमपी के नीचे से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे उसको मैक्सिमम पे टच करते हुए, कट करते हुए एपी एमपी से बड़ा हो जाता है। ओके, रिलेशन ग्राफ देख के यू कैन वेरी वेल डिराइव द रिलेशन। जब एपी बढ़ता है, एपी एमपी के रिलेशन में हमेशा एमपी को बेस बनाया, एपी को बेस बनाया जाता है। जब एपी बढ़ेगा एपी ग्रेटर देन एपी। जब एपी गिर रहा है एपी ग्रेटर देन एमपी। ये दोनों बराबर कब होते हैं? When AP is at its maximum। इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव हो सकता है? एमपी नेगेटिव हो सकता है। अरे am I clear with this? पक्का? Sure? Repeat. When AP increases, MP is greater than AP. When AP falls, करेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, एवरेज धीरे बढ़ता है, धीरे कम होता है। तो जब बढ़ेगा वो धीरे बढ़ रहा है, इसलिए एमपी बड़ा होगा, ठीक है। और जब गिरेगा तो धीरे गिर रहा है, इसलिए एपी बड़ा हो जाएगा। Am I clear? ये दोनों बराबर कहाँ होते हैं? मैक्सिमम, ठीक है। कौन सा नेगेटिव जा सकता है? एमपी कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या बोलता है? जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर से कंबाइन करते हो वेरिएबल फैक्टर को, शुरू में तो आपका एमपी बढ़ेगा, लेकिन बाद में आपका एमपी गिरने लग जाएगा और फाइनली हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से टीपी भी फाइनली गिरने लग जाता है। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ध्यान से देखो, दिस ग्राफ पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। हाँ जी बोलो, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बराबर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे एपी मैक्सिमम पे होता है। तो बेसिकली एट दिस पॉइंट एपी इज रीचिंग इट्स मैक्सिमम, ठीक है। अगली चीज बताओ, यहाँ पे क्या मैक्सिमम है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिन लोगों ने क्लास 12 में पढ़ के रखा है उन्हें ये पढ़ा था कि आईआरएफ का स्टेज तब तक चलता है जब तक एमपी उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वी आर स्टडिंग दैट एज आईआरएफ का स्टेज तब तक चलता है जब तक एपी उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए। फर्स्ट स्टेज, increasing returns to a factor, stage 1। ये स्टेज तब तक चलती है जब तक AP reaches to its maximum, okay? दूसरा स्टेज कब तक चलता है? जब तक MP 0 ना हो जाए। इस पॉइंट पे MP 0 है तो this is our second stage and finally the third stage, जहाँ पे finally MP has turned out to be negative। अब ग्राफ देख के तुम लोग मेरे को सारे रिलेशन बताने वाले हो, जल्दी से बोलो। ये पहला स्टेज है आईआरएफ का स्टेज, जब तक एपी उसके मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाए। तो बताओ यार, ये वाले स्टेज में व्हाट इज हैपनिंग टू एमपी? एमपी बढ़ती है या कम भी हो रहा है? तो अगर एमपी बढ़ेगा तो टीपी इज गोइंग टू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट और इसके बाद टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो आईआरएफ में तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी, टीपी पूरे टाइम बढ़ेगा तो सही, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे भी बढ़ेगा और डिक्रीजिंग रेट पे भी बढ़ेगा। एमपी बढ़ेगा भी और कम भी होगा। व्हाट अबाउट एपी यार? एपी पूरे टाइम बढ़ता है। Am I clear? In the stage of IRF, AP तब तक बढ़ता रहता है जब तक उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए। Finally, second stage आती है, that is DRF। AP अब क्या हो रहा है? AP गिरना स्टार्ट हो चुका है। What about MP यार? गिर रहा है still positive। MP reaches its 0। MP भी पूरे टाइम गिर रहा है, AP भी पूरे टाइम गिर रहा है स्टेज में। What about TP? TP बढ़ रहा है लेकिन at a decreasing rate। Am I clear with this? Okay. And finally the last stage, MP has turned out to be negative। TP has started falling and AP भी गिर रहा है। AP नेगेटिव नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट ही आपका नेगेटिव चला गया। नेवर इट हैपेंस, ठीक है। तो ना तो टोटल कभी नेगेटिव हो सकता है ना एवरेज, सिर्फ एक नेगेटिव हो सकता है। कौन सा? इट्स ओनली मार्जिनल। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर? पक्का? आईआरएफ की स्टेज कब तक चलती है? जब तक एपी उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो
बताओ यार, इस स्टेज में व्हाट हैपेंस टू एपी? पूरे टाइम बढ़ता है, एमपी बढ़ता भी और कम भी होता है, तो टीपी इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अगली चीज, इसके बाद स्टेज 2 डीआरएफ में व्हाट हैपेंस टू एमपी? गिरता रहता है, एपी पूरे टाइम गिरता है, टीपी इंक्रीजेस लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्वेश्चन, डीआरएफ की स्टेज में क्या एमपी, एपी, टीपी तीनों गिरते हैं? ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि टीपी विल इंक्रीज लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। एंड लास्ट, तीसरे स्टेज में एनआरएफ में एमपी टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। एमपी नेगेटिव हो जाता है तो एपी फॉल होता है और टीपी फॉल्स। एम आई क्लियर? फाइनली लास्ट स्टेज में ही टीपी गिरता है और किसी स्टेज में नहीं। अच्छा बताओ यार, ऐसा क्यों होता है कि शुरू में जब आप एक मशीन पे इनिशियली लेबर अप्लाई करते हो तो प्रोडक्शन काफी स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद प्रोडक्शन इतने स्पीड से नहीं बढ़ता और फाइनली नेगेटिव भी चले जाता है? व्हाई सो? रीजन, आईआरएफ के रीजन क्या होंगे? क्योंकि शुरू में आपकी मशीन को ढंग से यूज नहीं किया हुआ था, ठीक है, बाद में आपकी मशीन प्रॉपर्ली यूज होने लग गई। दैट इज व्हाई इट रिजल्ट्स इनटू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा रीजन, इनिशियली जब आप एक ही लेबर पूरी मशीन पे काम कर रहा था, he was not a specialist in all the things, लेकिन जल्दी जब उससे ज्यादा लेबर्स आ गए तो हर एक पर्सन ने अपना अपना फील्ड पिक अप कर लिया। इट रिजल्ट्स इनटू स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई बेटर कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन एंड फुलर यूटिलाइजेशन की वजह से इनिशियली आईआरएफ ऑपरेट होता है। बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि डीआरएफ और एनआरएफ ऑपरेट होने लग जाते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। यस, देयर इज फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। आप जरूरत से ज्यादा अपने फिक्स्ड फैक्टर को यूज कर रहे हो और आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई हमको एक पॉइंट के बाद मशीन नहीं लगानी पड़े कैसे भी करके, क्योंकि हम लगा ही नहीं सकते, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग लेबर। दे आर नॉट वेरी गुड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ। एक पॉइंट के बाद यू विल हैव टू अप्लाई मशीन एंड दैट इज व्हाई डीआरएफ की स्टेज ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर विद इट? रिपीट, बोलो। Fuller utilization of fixed factors. IRF के reasons, fuller utilization of fixed factor, दूसरा specialization, तीसरा division of labor, ठीक है, and better coordination। DRF या NRF के reasons, over utilization of fixed factor, next gross ideal sector ratio, and last imperfect substitutability of factors of production, ठीक है। एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे ऑपरेट करेगा? क्यों डीआरएफ पे क्यों ऑपरेट करेगा? क्योंकि वहां पे टीपी उसके मैक्सिमम पे पहुंचता है, ठीक है। आईआरएफ और एनआरएफ की स्टेजेस को बोलते हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या इकोनॉमिक नॉनसेंस, ठीक है। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर आईआरएफ और एनआरएफ की स्टेजेस पे ऑपरेट नहीं करना चाहता है। एम आई क्लियर? असम्पशंस क्या है इस लॉ के? दो असम्पशन तो वही है जो तुमने देख लिया है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। किस तरह के इनपुट आउटपुट है? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। नाउ जो दो असम्पशन है वो ये है कि भाई एटलीस्ट एक फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर। दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। कम से कम एक फिक्स्ड फैक्टर। इस पॉइंट पे ब्यूटीफुली क्वेश्चंस फ्रेम हो गए हैं, ठीक है, मॉड्यूल में भी एंड इन योर स्कैनर आल्सो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है? ऑप्शन ए, वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल। ऑप्शन बी, वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन सी, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन डी, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट? सी और डी तो तुमने रिजेक्ट कर ही दिया, ठीक है। ए और बी में ही कंफ्यूजन है। कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए? कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी? यू ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर है, इसका ये मतलब है कि एक वेरिएबल फैक्टर होगा एंड बाकी सारे फैक्टर्स आर फिक्स्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट प्लीज।
ये जितने भी पॉइंट्स अपन ने देखे ना, assumptions देख रहे हैं अपन या reasons देख रहे हैं, this point is very very important, you need to mark it. Point number 3, I do not know तुम्हारे sequence में कौन सा point है, please have a look. Page number is 51. Page number 51, please mark this point, very very important. Page 51. Point number कौन सा है? Point number 2. बात कर लिया है, ठीक है? आई एम टेलिंग ऑफ नोट्स, जिनके पास मॉड्यूल है प्लीज लेट मी नो यार, मॉड्यूल में भी ये पॉइंट है, मॉड्यूल का पेज नंबर प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट यार. थ्री पॉइंट 3.113 पे पॉइंट नंबर 2 ही होगा वो, एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर, प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट प्लीज. वेरी गुड पॉइंट. और बाकी एक और पॉइंट तो ये है कि ये लॉ वहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाएगा यार जहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रपोर्शंस चाहिए. फिक्स्ड प्रपोर्शन में ये लॉ नहीं लग पाएगा क्योंकि ये लॉ का नाम ही क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. ठीक है? क्यों बोलते हैं इसको वेरिएबल प्रपोर्शन? क्योंकि यहाँ पे रेशियो बिटवीन फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहता. एक मशीन पे एक लेबर, एक मशीन पे 2 लेबर, एक मशीन पे 3 लेबर, मशीन तो उतनी ही है, आप लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो. ठीक है? तो रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. एम आई क्लियर? ठीक है? रिपीट करो assumption. पहला assumption, टेक्नोलॉजी रिमेन्स किस तरह के इनपुट आउटपुट है? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. एक फैक्टर फिक्स्ड है या एक फैक्टर वेरिएबल है? एक फैक्टर वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड. ठीक है? एंड लास्ट, ये लॉ कहाँ नहीं लग पाएगा? जहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रपोर्शन चाहिए बिटवीन द फैक्टर्स. एम आई क्लियर? ठीक है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ऐसा लॉ जहाँ पे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स आर चेंजिंग. तो बताओ भाई, आई थिंक दिस सेकंड लास्ट टॉपिक राइट, वी आर अबाउट टू एंड अप विद दिस. सारे फैक्टर्स अगर वेरिएबल होते हैं तो 3 स्टेजेस निकलती है. NRF होता था उसमें, यहाँ पे नहीं है. हाँ, यहाँ पे क्या आ जाता है? कांस्टेंट वाली एक नई स्टेज है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. सिंबॉलिकली कॉप-डॉगलस ने इसको रिप्रेजेंट किया है. अगर a plus b is greater than 1, increasing returns to scale. A plus b equals to 1, constant returns to scale. A plus b less than 1, diminishing returns to scale. अब मैं तुमसे मीनिंग पूछ रही हूँ. हाँ, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर आउटपुट में बड़ा इंक्रीज है और इनपुट में कम इंक्रीज है, IRS ही बोला मैंने, हिंदी में बोला. ठीक है? अगर इनपुट में बड़ा इंक्रीज है और आउटपुट में कम इंक्रीज है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है? और अगर दोनों में बराबरी का इंक्रीज है, हाँ जी, अगर इंक्रीज इन आउटपुट, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इक्वल्स टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, CRS, A plus B equals to, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन CRS. A plus B greater than 1 क्या है? Less than 1 क्या है? लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, CRS का दूसरा नाम है. Am I clear? अरे ठीक है, the last topic of the chapter, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. अरे इसमें 3 चीजें थी, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और फिर इक्विलिब्रियम, वैसे यहाँ पे भी वही है. जो कॉन्वेक्स वाला शेप का कर्व बनता है ना, उसको बोलते हैं आइसोक्वेंट. वो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो है आइसोकॉस लाइन. ठीक है? What is this? This is isoquant. Iso का मतलब क्या होता है? Equal. ठीक है? It is an equal product curve. इसके सारे पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स है, आउटपुट remains same.
इट इज अ कर्व जो दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनेगा जिसके हर पॉइंट पे आउटपुट रिमेन सेम। इसका एक दूसरे नाम होते हैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसोक्वेंट एंड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ये प्रोड्यूसर के एंगल से बनता है, दो फैक्टर्स की बात करता है, दो गुड्स की नहीं, और यहाँ का आउटपुट मेजरेबल है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व पे आप मेजर नहीं कर सकते थे कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला, यहाँ पे आप आउटपुट मेजर कर सकते हो। जैसे वहाँ पे बजट लाइन स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे ये जो बन रही है आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जो दो फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताती है। ठीक है, जिसपे की सेम लेवल ऑफ कॉस्ट लगेगी। ठीक है, am I clear? मेरे को बताओ इन सब में से इक्विलिब्रियम किस पे आ रहा है? सी। पॉइंट सी, क्योंकि इस पॉइंट पे योर आइसो कॉस्ट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू योर आइसोक्वेंट। ठीक है, लॉजिकली आल्सो अगर तुम इन पॉइंट्स पे प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है और आउटपुट उतना ही बन रहा है। इससे अच्छा है कि अपन इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करें जहाँ पे अपना कॉस्ट कम लग रहा है और आउटपुट उतना ही बनेगा। Am I clear? Equilibrium will be achieved at point C. इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? जनरली टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है, आइसोक्वेंट के दूसरे नाम पूछे जा चुके हैं और आइसो कॉस्ट लाइन का भी दूसरा नाम है इक्वल कॉस्ट लाइन। ठीक है, ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आउट ऑफ दिस टॉपिक। इसके साथ ये यूनिट खत्म। 5 minutes ब्रेक पे। क्या हुआ? ज़्यादा चाहिए। We'll try to wind up by 4. Business cycles तो बहुत ही छोटा है, it will end. पालसा को देखना, थोड़ा आपका कैमरा देख रहा है। ओके, आप चेक कर लीजिएगा। पहली बार ही देखा था कि इससे पहले भी देख लिया है? हाँ? पहली बार देखा ना, छुप के देख रहा था। ओके, वो छोटे बच्चे होते हैं ना केजी बन के, वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द थिंग्स कि क्या नया है अब इसमें। ओके, ओके, ठीक है, फाइन, लेट्स स्टार्ट। अब कॉस्ट में तो चैप्टर स्टार्ट्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन में कंफ्यूजन हो तो कॉस्ट समझ में नहीं आएगा, और अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो मार्केट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो दीज चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड बेसिकली, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड इसके बाद वाला मार्केट्स, ऑल इंटरलिंक्ड। ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन है यू शुड बेसिकली आस्क, अदरवाइज आगे का मार्केट्स भी समझ में नहीं आने वाले। फाइन, हाँ जी, ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट, बेसिकली थ्योरी पोर्शंस। तो पहला कैटेगरी ऑफ कॉस्ट अपन ने देखा था अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो बाहर के फैक्टर्स पे इंकर की जाती है कॉस्ट, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज बेसिकली और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी पेमेंट्स आप बाहर वालों को करते हो वो सारे अकाउंटिंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, और जो भी पेमेंट्स आप खुद को करते हो वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट मिलकर बनती है इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर मैं खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती हूँ तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं खुद को सैलरी दे रही हूँ आउट ऑफ माई बिजनेस, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, explicit plus implicit will become economic cost and explicit cost is basically your accounting cost. तो तुम मुझे बता सकते हो क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो बताओ इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ी है या अकाउंटिंग कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ी है। तो फिर बताओ अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा होगा या इकोनॉमिक प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट
will be greater than economic profit, obviously. ठीक है? TR और TC अगर बराबर होते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? Normal. Why is it known as normal profit यार? क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपकी टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है. इसको नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोलते, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. TR इक्वल्स टू TC को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब कॉस्ट निकलती है ना, तो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब आप खुद को जो सैलरी दे रहे हो आउट ऑफ योर बिजनेस, खुद को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी आ गई है. तो बेसिकली अगर आप टोटल कॉस्ट के बराबर भी टोटल रेवेन्यू कमा रहे हो, तो आप अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट तो निकाल ही लेते हो. एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ नॉर्मल प्रॉफिट. एम आई क्लियर? ठीक है. अगला तरह का कॉस्ट, दैट इज आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और आउटले कॉस्ट मतलब अगेन काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली, जो भी पेमेंट्स आप बाहर वालों को करते हो. ठीक है. आउटसाइडर्स को कैश फॉर्म में जो भी पेमेंट्स होते हैं वो कहलाता है आउटले कॉस्ट. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट को तुमको मार्क करके रखना चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस बने. सेकंड वाला कैटेगरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. तीसरा कैटेगरी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट को नॉन ट्रेसेबल भी बोला जाता है. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई पर्टिकुलर खर्चा लगाया जाता है तो उसको डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं. ठीक है. और अगर कोई खर्चे को तुम डायरेक्टली नहीं लिंक कर पा रहे हो टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल. अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. चौथी कैटेगरी पे आते हैं, विच इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट. ऐसी कॉस्ट, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट को ही तुम बोल सकते हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो भी खर्चे एडिशनल लगते हैं उसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए इन योर डिसीजन मेकिंग. ठीक है. लेकिन अगर सम कॉस्ट की बात करें, डूबी हुई, ठीक है, ऐसा खर्चा जो ऑलरेडी लग चुका है, अगर ऐसा खर्चा कुछ है तो उसको आपको डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसको बोला जाता है सम कॉस्ट. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको आप डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते हो? कौन सा ऐसी कॉस्ट है? इट विल बी सम कॉस्ट. क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करते हो? यस, इट शुड बी कंसिडर. ठीक है. अगला कैटेगरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जिस अमाउंट पे तुमने कोई एसेट खरीदा था, जैसे तुम अकाउंट्स में करते हो, इट इज बेसिकली योर हिस्टोरिकल कॉस्ट. और जिस कॉस्ट पे या जिस अमाउंट पे वो रिप्लेस होगा आगे जाके, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्वेश्चन फॉर यू, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो बताओ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होगी या हिस्टोरिकल? रिप्लेसमेंट कॉस्ट वुड बी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन है. रिप्लेसमेंट जब होगा तब तक प्राइसेस और बढ़ चुकी होंगी. अगला टाइप का कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट इज बेसिकली एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. मतलब एक तरह से इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो कॉस्ट होती है उसी को प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं, जो एक एंटरप्राइज इनकर करता है. ठीक है. सोशल कॉस्ट इज अ न्यू फंडा. इसमें बोला जाता है प्राइवेट कॉस्ट में अगर मैं एक्सटर्नलिटीज ऐड कर दूं ना, एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या होती है? आप जो भी चीज सोसाइटी के लिए करते हो, मतलब अगर आपने पॉजिटिव किया है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर आपने प्लांटेशंस कर दिए इन द सोसाइटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. और अगर आपकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में, उसकी वजह से 10 लोग बीमार हो रहे हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. ऐसा बोला जाता है कि भाई आप जो बिजनेस करते हो उसमें आप बहुत सारा पैसा तो चुका देते हो रॉ मटेरियल के नाम पे, सैलरीज के नाम पे, लेकिन कुछ पैसा ऐसा है, कुछ अमाउंट ऐसा होता है जिसको आप कहीं अकाउंट फॉर ही नहीं करते. बेसिकली उसकी वजह से सोसाइटी को फायदा या नुकसान हो रहा है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हाँ है इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नलिटी. एक्सटर्नलिटी को कैलकुलेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो सोशल कॉस्ट का फंडा नया है, लेकिन इसको अमाउंट फॉर्म में निकाल पाना इट्स नॉट वेरी इजी. एम आई क्लियर? समझ रहे हो क्या? ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, लेकिन सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी. वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. न्यू, इनोवेटिव, लेकिन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. ठीक है. एक और क्वेश्चन है तुम्हारे स्कैनर में रियल कॉस्ट का. व्हाट इज रियल कॉस्ट? बोलो
बोलो। Cost in terms of pain, discomfort. करेक्ट, कॉस्ट विच इज incurred in terms of pain या discomfort while running a business. ये भी कहीं अकाउंट पर नहीं होती है यार। जितना आपको स्ट्रेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है बिजनेस की एक्टिविटीज कैरी आउट करने में, ये सारा अगर अकाउंट पर किया जा सकता तो उसको बोला जाता है रियल कॉस्ट। हाइपोथेटिकल फंडा, हाईली थ्योरेटिकल, ठीक है, नहीं अकाउंट पर कर सकते इस चीज को। मैं बोल दूं मेरे को 5 करोड़ बराबर पेन हुआ, यू कांट राइट इट एनीवेयर। एम आई क्लियर? ठीक है। लास्ट कैटेगरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यार, 7th वाली, fixed cost and variable cost. This is the basic thing that we have to study in this chapter. Fixed cost and variable cost. ऐसी सारी cost जो चेंज नहीं होती, भले आउटपुट कितना भी चेंज होता है, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और ऐसी सारी कॉस्ट जो कंटिन्यूअसली चेंज होती है विद द चेंज इन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट। इस रूम में 5 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, फिक्स खर्चा उतना ही लगेगा रेंट का, ठीक है, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो नोट्स का खर्चा बढ़ता जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। कौन सी कॉस्ट जीरो लेवल पे एग्जिस्ट करेगी? फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट जीरो लेवल पे जीरो होती है? किसका दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। और किसका दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। एग्जाम में आ चुका है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज द अदर नेम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट, ओके। फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉपर्टी तुमको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रिपीट करो यार। अगर मैं तुमको बोलती हूँ रॉ मटेरियल का खर्चा है, क्या है? फिक्स की वेरिएबल? वेरिएबल। अगर मैं तुमको बोलती हूँ रेंट का खर्चा, दिस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलती हूँ सप्लीमेंट्री कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स पे जो कॉस्टिंग होती है, जीरो लेवल पे जीरो होती है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जीरो लेवल पे एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, क्लियर? अब जैसे अपन ने प्रोडक्शन में 3 कॉन्सेप्ट देखे थे, यहाँ पे भी 3 है, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, ठीक है। बस द डिफरेंस इज ओनली दिस कि टोटल कॉस्ट में 2 कैटेगरी आ गई है, टीवीसी एंड टीएफसी, और मार्जिनल में कोई कैटेगरी नहीं है, जैसे तुमने पहले पढ़ा था। एवरेज में भी 2 कैटेगरी है, एबीसी और एएफसी। फुल फॉर्म क्या है? एबीसी इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी इज टीवीसी इज एंड टीएफसी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है, फाइन। पहला ग्राफ किस चीज का है? कैसा शेप है? क्यों है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि वो फिक्स रहता है। मेरा आउटपुट कितना ही बढ़ जाए, मैं एक्स एक्सिस पे आउटपुट रखती हूँ और वाई एक्सिस पे कॉस्ट रखी जाती है। आउटपुट 0 हो, 100 हो या 1000 हो, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज एट ऑल। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा है इन शेप? हॉरिजॉन्टल। इट इज हॉरिजॉन्टल इन शेप, ठीक है। अगर अपन दूसरे ग्राफ की बात करें, किसका ग्राफ है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप ऐसा क्यों है यार? ऐसा, द रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन नहीं बना यार ये, ठीक है, सीधी सी बात है यार। मैं 2 फैक्टर्स ले रही हूँ, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स, तो मैं कॉस्ट भी 2 तरह की ले रही हूँ, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, इसका सीधा सा इम्प्लीकेशन ये है कि हम लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम कौन से टाइम पीरियड में ऑपरेट कर रहे हैं? शॉर्ट रन। अगर लॉन्ग रन में होता है तो सारी कॉस्ट कैसी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हम कौन से टाइम पीरियड में ऑपरेट कर रहे हैं? शॉर्ट रन में, ठीक है। ये जितना भी फंडामेंटल चल रहा है, वी आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट टाइम पीरियड। और शॉर्ट टाइम पीरियड में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की वजह से ग्राफ कैसा बना है? इन्वर्टेड एस, ठीक है, इसका शेप है इन्वर्टेड एस। और ये टीवीसी क्यों है, ये टीसी क्यों नहीं है? तुमको कैसे पता? दोनों का शेप तो सेम ही होता है, टीसी और टीवीसी दोनों ही ऐसे बनते हैं, करेक्ट। टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। टीसी कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से टीएफसी स्टार्ट होता है वहाँ स्टार्ट होता है टीसी, ठीक है। कंक्लूजन्स नाउ, कौन सा ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनाऊं? फिक्स्ड कॉस्ट,
हमेशा ध्यान रखना यार, एग्जाम में सिर्फ बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट, मतलब वो टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और अगर वो बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं. यू शुड बी क्लियर विद द डिफरेंस. एम आई क्लियर? ओके. कौन सा ग्राफ इन्वर्टेड एस बनता है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है? कौन सा ग्राफ इन्वर्टेड एस बनता है लेकिन स्टार्ट होता है फ्रॉम वाई एक्सिस? इट इज टोटल कॉस्ट. ठीक है, इन्वर्टेड एस एंड स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस. राइट. कौन से दो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं? टीसी एंड टीवीसी. क्यों ये दोनों पैरेलल क्यों है यार? टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी. इन दोनों के बीच का गैप क्या है? टीएफसी. एंड टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जीरो लेवल पे कौन सी दो कॉस्ट बराबर होती है? टीसी एंड टीएफसी. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल में बहुत काम की है. अगर तुमको बोला जाता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट है 50 रुपए, तो सारे लेवल का टीएफसी आ गया है 50. समझ रहे हो? क्योंकि जीरो लेवल पे टीवीसी तो जीरो ही होता है. Am I clear? कॉस्ट से अधिकतर टाइम न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Am I clear? ठीक है, ओके. TC and TVC are parallel to each other because TFC is constant. जीरो लेवल पे TC किसके बराबर होता है? TFC के बराबर होता है. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने तुमको बताया था कि TVC का दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट और TFC का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट. रीजन यही था क्योंकि टोटल कॉस्ट में मेन चेंज लाने वाली कॉस्ट कौन सी है? इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट TFC. इसलिए उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं और TFC को बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जो सिर्फ एडअप हो जाती है. एम आई क्लियर? ठीक है. अब देखो यार, टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स खत्म हो गए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट के भी दो हिस्से हो जाते हैं. एवरेज के फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? TC बाय Q. तो ABC का फॉर्मूला क्या होगा? TVC बाय Q. AFC का फॉर्मूला क्या होगा? TFC बाय Q. हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में एवरेज वाली चीज दी हुई है तो तुम टोटल निकाल सकते हो, टोटल वाली चीज दी हुई है एवरेज निकाल सकते हो. एवरेज कैसे निकलता है? डिवीजन करके, और मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज इनटू क्वांटिटी तो यू विल गेट टोटल वाली वैल्यूज. एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके. एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जब बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है. शेप बताएं, शेप. शेप, इसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? कृपया बताएं. क्योंकि आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ AFC कम होते जाएगा क्योंकि TFC रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, TFC बाय Q करोगे तो AFC कम होते जाएगा. ठीक है, ओके. शेप कैसा है? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ऐसा शेप कहलाता है कॉन्वेक्स, और अगर ये ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्केव. ठीक है, जनरली अपने को जिन शेप से डील करना है दैट इज कन्वेक्स. ओके, इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन. तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएगा. दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एम आई क्लियर? ठीक है. चौथी प्रॉपर्टी, ये ना तो कभी एक्स एक्सिस टच करता है ना ही कभी वाई एक्सिस. क्यों? क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होता. AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. पॉइंट्स में चला जाएगा लेकिन इट कैन नेवर बी जीरो. इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस. एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन सा ग्राफ इनमें से एक्स एक्सिस कभी टच नहीं कर सकता? आंसर वुड बी AFC. ठीक है. वाई एक्सिस क्यों नहीं टच करता? क्योंकि जीरो लेवल पे इट इज इंफिनिटी. एम आई क्लियर? ना तो ये y एक्सिस टच करेगा और ना ही x एक्सिस. क्लियर है? AFC इज क्लियर. ABC का फॉर्मूला क्या होगा? TVC बाय Q. ठीक है, TVC by Q is the formula of ABC. TC by Q is the formula of AC. मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? TCN minus TCN minus 1 या फिर चेंज इन TC अपॉन में चेंज इन Q. TVCN minus TVCN minus 1 या फिर चेंज इन TVC अपॉन में चेंज इन Q. चार फॉर्मूले हैं मार्जिनल कॉस्ट के. आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो. क्यों?
क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज लाने वाली कॉस्ट बेसिकली कौन सी है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन फॉर यू, मार्जिनल कॉस्ट किससे डिराइव होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से या टोटल कॉस्ट? आंसर इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम का क्वेश्चन है और मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। यू नीड टू मार्क दिस पॉइंट कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिराइव होती है बेसिकली फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो यूं भी कहाँ चेंज होती है, ठीक है, इट टेक्स इट्स डेरिवेशन फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ओके। मार्जिनल कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? एमपी को जब ऐड करते हैं तो टीपी मिलता है। मार्जिनल कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो टीसी नहीं मिलता, टीवीसी मिलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पे वी गेट टीवीसी। तीनों ग्राफ, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ऑल द थ्री आर यू शेप्ड and the reason is only one, law of variable proportions, ठीक है। ये तीनों ग्राफ बनते हैं U shape because of law of variable proportions. Am I clear with this? ठीक है। एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें स्कैनर में ऑप्शंस गलत देके रखे। जनरली दे विल आस्क क्योंकि इनमें से कौन सा ग्राफ U shape नहीं है। ऑप्शंस वुड बी AC, ABC, MC और एक ग्राफ कोई दूसरा दे देंगे। वो TVC भी हो सकता है, वो AFC भी हो सकता है, वो TC भी हो सकता है। That will be the correct option. Am I clear? ठीक है। बाकी ये तीनों ग्राफ्स होंगे U shaped. क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, नेक्स्ट ये कौन सा है? दिस इज टोटल कॉस्ट। कैसे पता? इन्वर्टेड एस एंड स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये है अपना मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि ये बन रहा है U शेप। Am I clear? ठीक है। अब रिलेशन तुम लोग बता रहे हो, बताओ। जब मार्जिनल कॉस्ट गिरता है TC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा TC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा TC इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। टोटल कॉस्ट पूरे टाइम बढ़ेगी तो सही, ये तो पक्की बात है। कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं जाती, ठीक है। सामने वाला तुमको सप्लाई भी दे दे और तुमको पैसा भी दे दे, ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट इज नेवर नेगेटिव, कॉस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम आई क्लियर? भले वो मार्जिनल हो या फिर टोटल हो या फिर एवरेज हो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है। एमपी नेगेटिव जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट कैन नेवर गो नेगेटिव। क्लियर है? एम आई क्लियर? Repeat the relationship. When MC falls, TC increases at a. When MC is constant, TC increases at a. When MC rises, TC increases at increasing rate. Clear with it? पक्का? Sure. अच्छा, types of cost पूछ लो अभी। जिसपे तुमने एसेट खरीदा है। स्टोरी का कॉस्ट। जिसको उसको रिप्लेस करोगे, जिसको डिसीजन मेकिंग में नहीं कंसीडर करोगे। सम कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ओके। जो एक्सटर्नलिटीज कंसीडर करता है सोशल कॉस्ट, ठीक है। जो एक्सटर्नलिटीज कंसीडर नहीं करता, फॉर्मूला क्या होगा? इम्प्लिसिट प्लस जो फिक्स फैक्टर्स पे इंकर हो रही है, जो चेंज होती है वो तो चेंज ना हो। ओके। ट्रेसेबल कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल, जो एक्सप्लिसिट मतलब बाहर वालों को पे कर रहे हो, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट बड़ा होता है या अकाउंटिंग प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन जनरल, ठीक है। एंड जो बाहर वालों को कैश फॉर्म में पे करते हैं, आउटले। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ओके, फाइन। जीरो लेवल पे कौन सी दो कॉस्ट बराबर होती है? फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। कौन से दो कॉस्ट कर्व्स पैरेलल होते हैं? TC एंड TVC, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? पक्का? कौन से तीन कर्व्स यू शेप्ड होंगे? AC,
Am I clear? पक्का? Sure. कौन सा कन्वेक्स होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कभी एक्स एक्सिस टच करता है? क्यों? क्योंकि कभी ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है? This one. एवरेज कॉस्ट देखो यार, जैसा एमपी और एपी का ग्राफ बनता था उसका बिल्कुल उल्टा बन जाता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, आईआरएफ की स्टेज में एमपी बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है। प्रोडक्शन का बढ़ना पॉजिटिव साइन होता है, कॉस्ट का बढ़ना नेगेटिव साइन होता है। ठीक है? एमपी बढ़ेगा ना तो मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी, और एमपी कम होगा ना तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस है तुम्हारे मॉड्यूल में। हाँ, आईआरएफ की स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट को क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट कम होगी। Am I clear? क्योंकि एमपी बढ़ रहा है उस टाइम पे। Am I clear with this? Fine. Now look at the graph. ये कौन सा कर्व है? एवरेज कॉस्ट। ये वाला कौन सा है? मार्जिनल कॉस्ट। अब मेरे को बताओ, जब एवरेज कॉस्ट गिरता है, एवरेज और मार्जिनल के रिलेशन हमेशा दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज। एवरेज जब गिर रहा है, कौन किससे बड़ा है? एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये दोनों बराबर कहाँ होते हैं? जहाँ एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पे होता है। Am I clear? ठीक है? रिपीट। जब एसी गिरता है, कौन किससे बड़ा है? एसी इज ग्रेटर देन एमसी। जब एसी बढ़ता है, एमसी इज ग्रेटर देन एसी। दोनों बराबर का होता है जब एसी उसके मिनिमम पे पहुंचता है। पक्का? श्योर? आया समझ में? ओके, ये वाला ग्राफ, ये कौन सा कर्व है? क्योंकि ये कन्वेक्स है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना? ये जो इन दोनों को मिनिमम पे काट के निकलता है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? एवरेज कॉस्ट एटीसी भी बोल सकते हैं, एवरेज टोटल और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों यू शेप कर्व्स है, बस अलग अलग जगह से निकलते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर होगा इन कंपैरिजन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? और ये जो है ये होगा अपना मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एसी को तो उसके मिनिमम पे काटता ही है, एबीसी को भी उसके मिनिमम पे काटेगा। क्लियर है? पॉइंट्स ऑफ रिलेशन समझो, बातें नहीं प्लीज। पॉइंट्स ऑफ रिलेशन। ओके, शॉर्ट रन में एसी किन दो चीजों को ऐड करके निकलेगा? एएफसी एंड एबीसी। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एसी और एबीसी क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस क्या है? एएफसी कभी जीरो होएगा क्या? तो क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं। इन दोनों के बीच का गैप कम होते जा रहा है क्या? इन दोनों के बीच का गैप धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एएफसी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है? इसलिए एसी और एबीसी के बीच का गैप भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कम होगा, लेकिन क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? अरे पैरेलल नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि एएफसी कांस्टेंट नहीं होता है, टीएफसी कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, टीसी और टीवीसी क्या पैरेलल है एक दूसरे के? हाँ, लेकिन क्या एसी और एबीसी भी पैरेलल है? नहीं, AC and ABC are not parallel to each other. Why? Because AFC is not constant. ठीक है? MC, AC और ABC को कहाँ पे कट कर रहे हैं? उनके मिनिमम पे। Repeat the points. Repeat the points. पहला पॉइंट, शॉर्ट रन में AC equals to ABC plus AFC. दूसरा पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे काटता है? एसी और एबीसी को उसके मिनिमम पे काट के जाता है। तीसरा, एसी और एबीसी क्या इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? एएफसी कभी जीरो नहीं होता। और चौथा पॉइंट,
वेव कम होते जाती है। AVC और AC के बीच का गैप कम होते जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है क्योंकि AFC is not constant. Am I clear? ठीक है? अच्छा ये तो ग्राफ नहीं है तुम्हारे मॉड्यूल में, क्या है? नोट्स में भी है। अरे ये कौन सा है यार? ऊपर वाला सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल कैन बी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना? इसका कुछ पोर्शन रिमेन्स फिक्स्ड, है ना? आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं भी करो तो भी आपका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बिल आएगा, ओके? और जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। दिस अ काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, आपके यूज पे भी डिपेंड करेगा। और ये कौन सा ग्राफ है? स्टेयर स्टेप ग्राफ, ठीक है? ये स्टेयरकेस जैसा चलता है। यहाँ पे कैसा होता है? जंप करती है कॉस्ट, यहाँ तक फिक्स कॉस्ट है, एकदम से जंप करेगी नाउ कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स तक कांस्टेंट रहेगी, फिर से जंप करके इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप या स्टेयरकेस ग्राफ। Am I clear? लैडर्स जैसा दिखता है, फाइन? ग्राफ है इसलिए एक बार देख रहे हैं, ठीक है? नॉट दैट इम्पोर्टेंट बेसिकली। हाँ जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट याद है ये ग्राफ? कितने खुश हो तुम लोग ये ग्राफ देख के? लो वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ओके फाइन। बताएं भाई पहला ग्राफ। क्या शॉर्ट रन? ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, ठीक है? वेरी गुड, आगे बढ़ो। अरे कुछ बोलना तो पड़ता है, पढ़ाया है ये मैंने। अच्छा पहले आपस में डिस्कस कर रहे हो तुम लोग कि हम लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं? ये लाने से नहीं। ओके बैक प्लीज। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ मेरे को OA लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है तो मेरे को कौन से प्लांट के साथ बनाना चाहिए? SCC1 या SCC2? SCC1 के साथ। क्यों? क्योंकि SCC1 में एवरेज कॉस्ट लग रही है कम और SCC2 में इसी से प्रोडक्शन करोगे तो एवरेज कॉस्ट लग रही है ज्यादा। HA is the average cost और यहाँ पे LA is the average cost. Are you getting the difference? अरे आ रहा है समझ में? ठीक है? याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था ऐसा? इसको याद नहीं आ रहा है? बाकी सबको याद आ रहा है? ओके, आई विल टेल द थिंग। चलो फटाफट। SCC कर्व का ही दूसरा नाम होता है प्लांट कर्व, ठीक है? और LAC कर्व का दूसरा नाम होता है प्लानिंग कर्व, राइट? हर एक SCC कर्व एक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और LAC कर्व इज अ कॉम्बिनेशन या फिर इन सारे SCC कर्व्स को कवर करते हुए निकल जाता है। दोनों ही कर्व्स होते हैं यू शेप्ड। SCC कर्व भी यू शेप्ड है। SCC मतलब बेसिकली और एवरेज कॉस्ट जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वो तो यू शेप्ड होता ही है। LAC भी इन सबको ऐसे कवर करके निकलता है तो इसलिए इसको भी यू शेप्ड बोलता है, ठीक है? जैसे यू शेप्ड कर्व। नाउ बोला जाता है कि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है यू शुड यूज अ बिगर प्लांट। बिगर प्लांट मतलब ये वाला साइज से डिसाइड नहीं होता कि ये प्लांट बड़ा है, इट इज बिग यू, ठीक है? इट्स नॉट डिसाइडेड बाय दिस। जो भी प्लांट आपका ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इन आवर केस इट इज SCC3, वो आपका सबसे बड़ा प्लांट है, ओके? इससे सबसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कौन से प्लांट के साथ प्रोडक्शन करना है, सी व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन बेसिकली, तो लॉन्ग रन में जब भी ऑपरेशन होगा आपको प्लांट कम ज्यादा करने का ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि यू आर नाउ इन लॉन्ग रन। ऐसा नहीं है कि आप मशीन चेंज नहीं कर सकते, ओके? एंड इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शन तो आप अपना प्लांट खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर मेरे को पता लग जाता है कि यार मेरे को इतना लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है अभी की सिचुएशन में, दिस इज OA लेवल ऑफ आउटपुट, ओके? अगर मैं इतना आउटपुट बनाना चाहती हूँ,
अगर मैं SSC 1 से बनाने की कोशिश करूँ तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी बैठ रही है LA, और मैं अगर SSC 2 से बनाने की कोशिश करूँ तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी बैठ रही है HA। ठीक है, क्या ज्यादा लॉजिकल होगा? SSC 1 से प्रोडक्शन करना, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बैठ रही है कंपैरेटिवली कम। Am I clear with this? अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार मेरे को प्रोड्यूस करना है OC लेवल ऑफ आउटपुट, अब यही आउटपुट मैं अगर SSC 2 से प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ तो एवरेज कॉस्ट इज KC, और SSC 1 से करूँगी ना यार, हो तो सकता है प्रोडक्शन, लेकिन एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई? JC। एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी इन SSC 2 और SSC 1, एंड SSC 2 में एवरेज कॉस्ट बैठती है कम, तो वील गो फॉर प्रोडक्शन विद SSC 2। कंक्लूजन इस पूरे ग्राफ से ये निकलता था कि आपको अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है ना, OC लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो आपको बड़ा प्लांट यूज करना चाहिए, और अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है, OA लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो आपको कंपैरेटिवली छोटा प्लांट यूज करना चाहिए। वाइस वर्स कोशिश करोगे तो ऐसे केस में एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, लार्ज output should be produced with a larger size plant and smaller output should be produced with a smaller size plant. अच्छा, OB level of output produce करना है तो OB दोनों में से किसी भी प्लांट से कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट रिमेन्स द सेम। SSC 1 से भी हो सकता है और SSC 2 से भी हो सकता है। मैं क्लियर विद द ग्राफ? ठीक है, पहला ग्राफ सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में बहुत सारे SSC कर्व्स है, टोटल SSC 7 प्लांट कर्व्स देके रखे हैं, और आपका LSC कर्व इनको टेंजेंट की तरह टच करके निकल जाता है। ठीक है, कंक्लूजन्स आउट ऑफ ऑल दीस ग्राफ्स, LSC के मिनिमम पे जो प्लांट होता है वो उसके मिनिमम पे या ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ये आउटपुट लेवल को बोला जाता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसके पहले जितने भी प्लांट्स इसको टच कर रहे हैं वो मिनिमम से पहले टच कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इससे पहले जो भी प्लांट्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसके बाद जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मिनिमम लेवल के बाद टच करते हैं, इसलिए इसके बाद ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, अरे याद आ रहा है? जो डाउनवर्ड स्लोपिंग एरिया है, मतलब LSC कम हो रहा है, पॉजिटिव थिंग, और अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो IRS ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और IRS का मेन रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एम आई क्लियर? ठीक है, और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग रीजन है, इसमें से क्वेश्चंस बने हैं। अपवर्ड स्लोपिंग रीजन इज नोन एज, दिस ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, DRS। लॉन्ग रन की बात है ना, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। दिस ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ DRS, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग गई है, अ नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, ये DRS की वजह से ऑपरेट होगा, और इसका मेन रीजन होगा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एम आई क्लियर? दिस ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज। समझ में आ रही है बात? पक्का? ओके, ऑप्टिमम लेवल कौन सा है? करेक्ट, दिस इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। इस पे कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है। ये वाला वो प्लांट है जो उसके ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। इसके पहले अंडर यूटिलाइजेशन, इसके बाद ओवर यूटिलाइजेशन। ये ऑपरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ IRS, ये ऑपरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ DRS। IRS होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एंड DRS होता है बिकॉज ऑफ करेक्ट। ये कर्व को बोला जाता है यू शेप कर्व, व्हिच इज आल्सो नोन एज एन एनवेलप कर्व। इसको एनवेलप कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे SSC कर्व्स को कवर कर लेता है लाइक एन एनवेलप। एम आई क्लियर? दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज एन एनवेलप कर्व। समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से आज की तारीख में LSC कर्व यू शेप्ड नहीं होता है, वो होता है एल शेप्ड। क्लियर है? श्योर? अच्छे से? लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कुछ पूछना है इस कर्व में से? इस कर्व में, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर कंक्लूजन्स। ठीक है, nothing you need to ask. Sure? The last thing,
इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लग जाती है ऑफ स्केल। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर जब अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, अपना साइज बढ़ाता है, तो बेसिकली पहले ऑपरेट होती है इकोनॉमीज और उसके बाद ऑपरेट होने लग जाती है डिसइकोनॉमीज। तुमको मेनली ध्यान रखनी है हेडिंग्स ऑफ द पॉइंट्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज दोनों तरह की होती है, ठीक है। इंटरनल मतलब जो एक फर्म स्पेसिफिक है और एक्सटर्नल मतलब जो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंटरनल इकोनॉमी मेनली होती है जब आप अपना साइज बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, और एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी मेनली तब होगी जब आप लोकेशनल बेनिफिट्स ले रहे हो, ठीक है। अगर आपकी इंडस्ट्री पीतमपुर में सिचुएटेड है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो और उस लोकेशन का फायदा आपको मिल रहा है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज मिल जाती है, लेबर इजीली मिल जाता है, ये सारे लोकेशनल बेनिफिट्स हैं और इसलिए इसको एक्सटर्नल इकोनॉमी बोलेंगे। लेकिन तुम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम अपना साइज बढ़ा रहे हो, इस वजह से तुमको फायदा हो रहा है, इसको इंटरनल इकोनॉमी बोला जाएगा। तो कौन सी फर्म स्पेसिफिक होती है? इंटरनल। कौन सी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है? एक्सटर्नल। कौन सी लोकेशन के हिसाब से मिलती है और कौन सी साइज के हिसाब से मिलती है? Am I clear? ठीक है। इंटरनल इकोनॉमी के रीजंस होते हैं या पॉइंट्स है इसके। पहला टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग। वापस से बोलो। टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड रिस्क बेयरिंग। और एक्सटर्नल के पॉइंट्स हैं रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजिकल, एंसिलरी इंडस्ट्री। बेसिक एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब सारी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बेसिकली सपोर्टिंग इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो या फिर टेक्नोलॉजिकल हो, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग एंड लास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको तो तुमको याद ही करना है, आपको तुमको कुछ और अंदर का कंटेंट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आता है, इनमें से कौन सा इंटरनल इकोनॉमी का पार्ट है या कौन सा नहीं है, ठीक है। काइंड ऑफ दैट, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में से। रिपीट करो। इंटरनल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी। पॉइंट्स बोले। टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, रिस्क बेयरिंग। वापस बोलो। टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजिकल, एंसिलरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग एंड लास्ट इंफॉर्मेशन। वापस से बोलो। रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजिकल, ancillary, transportation, information. Am I clear? Yes. ठीक है? You need a break? नहीं? Chapter 4, Unit 1. How many of you need a 5 minutes break? Majority is not wanting to break. Probably you have time constraint with you. Okay. Okay. Chapter 4, Unit number 1. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ओके। अलग अलग टाइप के मार्केट्स डिस्कस करता है। पहला कैटेगरी मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ geographical area, local, regional, national, international, ठीक है। अच्छा, जिसमें डीलिंग हो रही है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इट इज इंटरनेशनल। अलग अलग स्टेट्स के बीच में, दैट्स नेशनल। जहाँ पे आपकी लोकल बाउंड्रीज के विद लोकल, और एडजेसेंट सिटीज में दिस रीजनल मार्केट, ठीक है। जनरली ड्यूरेबल गुड्स का डीलिंग किस में होगा? नेशनल, इट इज नेशनल, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल का रीजनल, प्रेशियस गुड्स का एंड पेरिशेबल गुड्स का लोकल। आई एम रिपीटिंग, पेरिशेबल गुड्स का लोकल मार्केट, सेमी ड्यूरेबल्स का रीजनल, ड्यूरेबल्स का नेशनल,
प्रेशियस गुड्स का इन लोगों ने दे के रखी है कैटेगरीज, लेकिन उसके बाद ये भी क्लियर कर दिया, हालांकि आज की तारीख में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी भी मार्केट में किसी भी तरह की चीज का डीलिंग हो सकता है, इवन पेरिशेबल्स कैन बी डेल्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, ओके, ये पहले की चीज है, ओके। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, अगला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क द कैटेगरी, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।